बीए द्वितीय वर्ष 4 सेम विश्व का इतिहास इकाई प्रथम व्याख्यान। इसके अंतर्गत नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन की जानकारी, नेपोलियन की प्रारंभिक सफलताओं का विवरण का अध्ययन करेंगे, कानून शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तथा नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना करेंगे। नेपोलियन का जीवन परिचय। नेपोलियन का जन्म इटली के निकट कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में 15 अगस्त 1769 को हुआ। पिता चार्ल्स कार्लो बोनापार्ट वकील थे। इनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। माता का नाम लेटिजिया रोमालिया था। वे एक सुंदर, कठिन परिश्रमी महिला थीं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेपोलियन की सैनिक शिक्षा पेरिस के सैनिक विद्यालय में हुई। वह रूसो, वाल्तेयर, मोंटेस्क्यू के अलावा जूलियस सीजर व सिकंदर से प्रभावित था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो निर्विवाद रूप से आधुनिक युग का महान व्यक्ति था, जिसे यूरोप के इतिहास में युग निर्माता होने का गौरव प्राप्त है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा चरित्र हो जो इसकी तरह आकर्षक था। वह एक असाधारण चरित्र व मस्तिष्क का स्वामी था, जो किन्हीं भी परिस्थितियों अथवा किसी भी देश में अपना उच्च स्थान प्राप्त करता। नेपोलियन में काम करने तथा व्यवस्था की स्थापना करने की असाधारण प्रतिभा, दूरदर्शिता, अदम्य साहस, उत्तरदायित्व निभाने की इच्छा, एक बार कार्य हाथ में लेकर उसे पूर्ण करने का संकल्प था। उसमें कई गुणों से युक्त होने के बावजूद उसमें कई कमियां थीं। वह घमंडी व स्वार्थी था। उसने एक बार कहा था, सत्ता मेरी रखेल है। इसे बस में करने के लिए इतनी समस्याएं उठानी पड़ी हैं कि मैं ना तो उसे किसी को छीनने दूंगा और ना अपने साथ भोगने दूंगा। उसमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व का धनी था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन साहसी, विजेता, श्रेष्ठतम शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और अभूतपूर्व अभिनेता था। उसके प्रशासकीय आदर्श और सृजनात्मक कार्य फ्रांस के इतिहास में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्हें इतिहास कदापि नहीं भूल सकता। अति विपरीत परिस्थितियों में उसने फ्रांस की बागडोर संभाली थी। देश में राजनीतिक अराजकता, आर्थिक दिवालियापन था। यूरोप में क्रांति के आदर्श का प्रसार का श्रेय उसी को जाता है। निस्संदेह वह अपने युग का अत्यधिक आकर्षक एवं विवादास्पद व्यक्ति था। उसने अपने काल को अत्यधिक प्रभावित किया। यही कारण है कि उसका काल नेपोलियन युग के नाम से विश्व में इतिहास में जाना जाता है। फ्रांस में नेपोलियन के उदय के कारण जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बनाकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने 5 वर्षों में क्रांति को भुला दिया। एक अधिनायक नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। यह घटना विस्मयकारी अवश्य लगती है, किंतु समसामयिक घटनाओं के संपूर्ण अध्ययन से ऐसा लगता है कि फ्रांस के सामने उस नाजुक घड़ी में संभवतः नेपोलियन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। नेपोलियन के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राजतंत्रवादी व लोकतंत्रवादियों के मध्य संघर्ष। राजतंत्र के अंत के बाद फ्रांस में राजतंत्रवादियों और गणतंत्रवादियों के मध्य हिंसक संघर्ष शुरू हुआ, जिससे फ्रांस में राजतंत्रवादियों व कुलीन वर्ग के लोगों की हत्याएं कर दी गईं। फ्रांस में अराजकता के हालात हो गए।
दूसरा है पड़ोसी देशों का फ्रांस के प्रति शत्रुता की भावना। प्रारंभ में यूरोप के देशों में फ्रांस की क्रांति को एक राजनीतिक घटना मात्र समझा, लेकिन बाद में इन देशों में फ्रांस के प्रति विरोध बढ़ने लगा। राजतंत्रवादी समर्थकों ने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। ऑस्ट्रिया और प्रशा को सैनिक कार्रवाई के लिए उकसाने लगे। तीसरा, आर्थिक दशा पतनोन्मुख। फ्रांस की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा रही थी। देश के सामने आर्थिक समस्या एक विकट समस्या बन गई थी। आम आदमी को भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण वस्तुओं का अभाव हो गया था। कारखाने बंद हो गए थे। पूरे देश में बेरोजगारी, भुखमरी का आलम था। अराजकता की स्थिति के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा पतनोन्मुख थी। चौथा, नेशनल कन्वेंशन या नवीन संविधान। विधानसभा के विघटन के साथ ही क्रांति का पुरातन शासन व्यवस्था के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष का एक तरह से अंत हो गया। अब तक कुलीन वर्ग की शक्ति बिखर चुकी थी। चर्च प्रभावहीन हो चुका था। राजतंत्र नष्ट हो गया था। फ्रांस के सामने विदेशी आक्रमणों से तथा गृह युद्ध से देश को बचाने का प्रश्न आ खड़ा हुआ था। 1795 में पेरिस वासियों ने राजतंत्रवादियों के समर्थकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को नियंत्रित करने का कार्य नेपोलियन को सौंपा गया। उसने कुशलतापूर्वक इस विद्रोह को नियंत्रित किया। पांचवा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, वकील, शिक्षक व अन्य लोग जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में भाग लिया था, उन्होंने उस वक्त सोचा था कि राजतंत्र की समाप्ति के बाद जो शासन व्यवस्था आएगी वह आम जनता के हित में होगी और फ्रांस का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विकास होगा। जनता के कष्ट के दिन बीत जाएंगे, लेकिन क्रांति के बाद ऐसा नहीं हुआ। मध्यम वर्ग की स्थिति और बुरी हो गई, क्योंकि जो शासन आया वह स्वार्थी, निकम्मा व भ्रष्ट साबित हुआ। छठवां, डायरेक्टी शासन का असफल होना। संचालक मंडल ने फ्रांस के शासन को ऐसे समय अपने हाथ में लिया जब फ्रांस एक बीमार राष्ट्र था। असाधारण मूल्य वृद्धि के कारण वस्तुओं का अभाव था। जनता के कष्टों की सीमा न थी। संचालक मंडल को अत्यधिक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त थीं। कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना ही इन्हीं के अधिकार में था। संचालक मंडल का शासन भ्रष्टाचार और अनैतिकता का शासन था। इन सब में केवल कार्नो ही ऐसा व्यक्ति था जो न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, बल्कि वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति भी था। सातवां, संचालक मंडल की प्रमुख समस्या। संचालक मंडल के सामने प्रमुख समस्या थी युद्ध को जारी रखने की। यद्यपि प्रशा, हॉलैंड व स्पेन ने संधि कर युद्ध समाप्त कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कई छोटे राज्य फ्रांस के साथ युद्धरत थे। इस समय फ्रांस की सीमाएं सुरक्षित थीं, लेकिन फ्रांस के बाहर युद्ध जारी रखना अनिवार्य था। संचालक मंडल ने ऑस्ट्रिया पर दो तरफ से आक्रमण की रूपरेखा बनाई। जर्मन भाग पर आक्रमण का कार्यभार जोरदा और मारू को दिया गया और इटली पर आक्रमण का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट को सौंपा गया। परिणाम। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फ्रांस की क्रांति के बाद उत्पन्न हालात ऐसे थे कि फ्रांस को एक योग्य व शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता थी। जनता युद्ध व अराजकतावादी माहौल से उबरना चाहती थी। उसे नेपोलियन के रूप में फ्रांस का भविष्य दिख रहा था। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।